आज हम बात करने वाले हैं भारतीय अंग्रेजी कविता की एक बेहद अहम और कह सकते हैं क्रांतिकारी आवाज के बारे में। तारा पटेल। उनका असर बहुत गहरा है, पर जिस वजह से वो इतनी खास है वो जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो। तो देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि तारा पटेल की इतनी बड़ी साहित्यिक प्रतिष्ठा सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक कविता संग्रह पर टिकी हुई है। सोचिए जरा, बस एक किताब, और यही बात उनके काम को और भी ज्यादा असाधारण बना देती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले तो ये समझेंगे कि कैसे एक किताब क्रांति ला सकती है। फिर उनके साहित्यिक दौर को जानेंगे, उनकी किताब सिंगल वुमन का विश्लेषण करेंगे, उनके मुख्य विषयों की गहराई में जाएंगे, उनकी एकदम सीधी और साफ लेखन शैली को परखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि वो अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ गई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस कवयित्री को जानते हैं जिसने सिर्फ एक किताब से अपनी पहचान बनाई। तारा पटेल की कहानी 1949 से शुरू होती है। गुजरात में शुरुआती पढ़ाई के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी के 20 साल मलेशिया में गुजारे और फिर आकर मुंबई में बस गईं। एक स्वतंत्र पत्रकार और कॉलमिस्ट के तौर पर काम करने का जो उनका अनुभव था, उसने उनकी कविता को एक बहुत ही खरा और जमीनी नजरिया दिया। अच्छा, अब तारा पटेल के काम को ठीक से समझने के लिए उस दौर को समझना बहुत जरूरी है जिसमें वो लिख रही थीं। उनका साहित्यिक और ऐतिहासिक संदर्भ जानना उनके काम को एक नई रोशनी देता है। भारतीय अंग्रेजी लेखन को अगर हम देखें तो मोटे तौर पर 4 दौर में बांटा जा सकता है। तारा पटेल चौथे यानी उत्तर आधुनिकतावादी दौर का हिस्सा हैं, जो 1980 के बाद का समय है। ये वो दौर था जब साहित्य में नई, मुखर और बेबाक आवाजें सामने आ रही थीं, खासकर महिलाओं की। और हाँ, ये भी समझना जरूरी है कि पटेल अकेली नहीं थीं, वो एक बड़ी साहित्यिक लहर का हिस्सा थीं, जहाँ यूनिस डिसूजा जैसी कवयित्रियों ने महिला लेखकों के लिए एक मंच तैयार किया और उनकी आवाज को और बुलंद किया। अब आते हैं उस किताब पर, उस इकलौती किताब पर जिसने सब कुछ बदल दिया। 1992 में आई सिंगल वुमन। यही वो संग्रह है जिसने तारा पटेल को भारतीय साहित्य में हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। इस संग्रह की कुछ खास कविताएं हैं वुमेन, रिक्वेस्ट, इन अ वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल। आप सिर्फ इन नामों से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पटेल कितने साहसी और सीधे विषयों पर बात कर रही थी। एक और बहुत जरूरी बात, पटेल को उस समय के एक बहुत बड़े कवि निसिम इज़ेकील का भी साथ मिला। इज़ेकील ने न सिर्फ उनकी बेबाकी की तारीफ की, बल्कि उनकी शैली पर अपना गहरा असर भी छोड़ा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये कनेक्शन याद रखने वाला है। चलिए अब पटेल की कविता के दिल में उतरते हैं। उनके मुख्य विषय क्या थे? उनके काम में इच्छा और मोहभंग यानी डिजायर और डिसइल्यूजनमेंट की भावनाएं बार बार लौट कर आती हैं। अगर उनके मुख्य विषयों को देखें तो वो हैं अकेलापन, अधूरी इच्छाएं, शरीर और सेक्सुअलिटी पर खुलकर बात करना, परंपरा से बगावत और एक औरत होने का जो दर्दनाक अनुभव है, वो सब। ये सारी चीजें उनकी कविता के केंद्र में हैं। और यहीं पर उनकी कविता का सबसे बड़ा विरोधाभास या कहें कि तनाव नजर आता है। एक तरफ वो परंपराओं और दमन के खिलाफ जोरदार विद्रोह करती हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं कविताओं में प्रेम, जुड़ाव और एक साथी के लिए गहरी तड़प भी दिखाई देती है। उनके काम का विश्लेषण करते हुए एक शब्द अक्सर सामने आता है, मिसैंड्री, यानी पुरुषों से नफरत। लेकिन ज्यादातर आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता असल में पुरुषों से घृणा नहीं, बल्कि उस इच्छा या डिजायर की तड़प है जिसके बारे में उनका मानना था कि वो पुरुषों के जरिए ही पूरी हो सकती है। उनकी कविता वुमेन की एक लाइन देखिए, अ वुमेन्स लाइफ इज अ रिएक्शन टू द क्रैक ऑफ अ व्हिप। ये लाइन महिलाओं पर होने वाले दमन और उनकी पीड़ा को इतने सीधे और असरदार तरीके से कहती है कि ये उनके पूरे नजरिए को बयान कर देती है। तो उन्होंने क्या लिखा ये तो हमने देखा, पर सवाल है कि कैसे लिखा। चलिए अब उनकी शैली, उनके अंदाजे बयां की बात करते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी पहचान है। पटेल की शैली की सबसे बड़ी खासियत है उसकी ट्रांसपेरेंट डायरेक्टनेस, यानी पारदर्शी स्पष्टता। मतलब कोई लाग लपेट नहीं, एकदम सरल शब्द, शरीर और सेक्सुअलिटी जैसे विषयों पर सीधी बात, और कविताओं में कोई छिपे हुए अर्थ नहीं, जो है जैसा है सामने है। और इसी पारदर्शी स्पष्टता को लेकर आलोचक M.K. नाइक कहते हैं कि यहीं पर निसिम इज़ेकील का प्रभाव साफ दिखाई देता है। देखिए, ये कनेक्शन फिर से सामने आया, जो दिखाता है कि ये कितना अहम है। उनकी कविता नाउ एंड देन की ये लाइन तो जैसे उनका मैनिफेस्टो बन जाती है।
साइलेंस इज अ काइंड ऑफ सुसाइड, मतलब चुप्पी एक तरह की खुदकुशी है। ये लाइन बताती है कि उनके लिए अपनी बात कहना, अपनी आवाज उठाना कितना जरूरी था। तो इन सब बातों को जोड़कर देखें तो तारा पटेल की विरासत क्या है, उनका स्थायी प्रभाव क्या है? उनकी विरासत उनकी निडर ईमानदारी है। वो अपनी कविताओं में कोई आसान समाधान या झूठी तसल्ली नहीं देती। वो जिंदगी की मुश्किलों को ठीक वैसे ही दिखाती हैं जैसी वो हैं, बिना ये दिखावा किए कि सब ठीक हो जाएगा। आलोचक ब्रूस किंग इस बात को बहुत अच्छे से पकड़ते हैं। वो कहते हैं कि पटेल इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करती कि कविता कैसी होनी चाहिए। वो बस बिना किसी झूठी उम्मीद के तकलीफ के बारे में लिखती हैं। यही बात उन्हें एक क्रूर रूप से ईमानदार कवि बनाती है। और शायद उनकी कोई और लाइन उनकी दुनिया को इतने सटीक तरीके से नहीं बताती जितनी ये एक लाइन, माई परमानेंट एड्रेस इज हेल। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया में जहां हर तरफ से पॉजिटिव रहने का दबाव है, तारा पटेल जैसी एक आवाज का क्या मूल्य है? एक ऐसी आवाज जो बिना डरे, बिना किसी लाग लपेट की निराशा और पीड़ा का दस्तावेज तैयार करती है। इस पर सोचिएगा जरूर।